Oh my God. आखिर ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है, या कहें कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। अमेरिका की भाषा में कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलके लड़ रहे हैं, दोनों मिलके ईरान से लड़ रहे हैं। पर लड़ क्यों रहे हैं? लड़ने के पीछे का कारण अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो अमेरिका झट से जो बता रहा है उसको मान लीजिए, वरना आप ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे नीयत क्या है, कहाँ जाके मामला अटका। क्या अमेरिका और इजराइल जो दावे कर रहे हैं, नेतन्याहू जो बोल रहा है, वो ही कारण है या कोई और कारण है? हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आधार बताया जा रहा है उसमें कितना दम है। यह है knockingnews.com का यूट्यूब चैनल और मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। किसने क्या किया आपको पता है, किस तरह से अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारी फेक तस्वीरें भी आ रही हैं और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक मिसाइल कोई किसी पे छोड़ देगा तो ताज़ा खबर आ जाएगी। तो उस तरह की सूचना यहाँ पर अभी हम चर्चा करें इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हुई हैं। जैसे कि एक स्कूल के ऊपर इन्होंने मिसाइल छोड़ी है, अमेरिका ने, बच्चे मारे गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि अभी तक जितने भी दुनिया में युद्ध होते थे, ये नहीं होता था कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अब उसको मारने के लिए उसके घर पे मिसाइल डाल दो। इन्होंने उसके घर पे मिसाइल डाल दी है। ये पहली बार होना शुरू हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए तो उसको मारने के लिए मिसाइल छोड़ी है। इतने समय से रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, जेलेंस्की खुला घूम रहा है, अमेरिका जा रहा है, यहां जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है। कब का पुतिन चाहता तो उसको उड़ा देता, लेकिन युद्ध की कुछ मर्यादा होती है और ट्रंप के लिए कोई भी मर्यादा कहीं भी कोई दिखाई ही नहीं दे रही है। तो अभी जो पूरा का पूरा ये जो कर रहा है ट्रंप, बच्चों को मारना, जैसे गाजा में इन्होंने किया, इस सब के पीछे कारण क्या है, क्यों कर रहा है? अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बना रहा था, परमाणु हथियार बना लेगा तो हमेशा के लिए हमारी संकट खड़ा हो जाएगा, तो हमको उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा और ये आज ही मौका इसलिए रोक लेते, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा है। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ। ये नेतन्याहू दशकों से यही बात दोहरा रहे हैं और हर बार कहते हैं कि वो बहुत नज़दीक पहुंच गया है, बहुत नज़दीक पहुंच गया है, बहुत नज़दीक पहुंच गया है। इतना नज़दीक पहुंच गया है और वहां नज़दीक का नज़दीक खड़ा हुआ है, आज तक वो परमाणु हथियार नहीं बना पाया है। तो ये पहले सुन लेते हैं नेतन्याहू के कुछ बयानात, फिर आगे बढ़ते हैं। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. अब आप दूसरा पहलू देखें। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा परमाणु बनाने का कार्यक्रम बंद कर दे। ठीक है साहब, और इसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और हम सब जानते हैं कि ये बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। ईरान काफ़ी हद तक अमेरिका की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ चुका था। उसके बावजूद हमला क्यों किया गया?
इनका कहना यह है कि वो गुपचुप अंदर ही अंदर हथियार बना रहा था और हमको पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जो ताज़ा खबर है, लेटेस्ट खबर, जब इन्होंने स्ट्राइक किया है उससे ठीक पहले की, मैं कुछ तस्वीरें लगा रहा हूँ जो CNN के अरबी भाषा की हैं, जो वहाँ के लोकल मीडिया की हैं, जो वहाँ के अल जज़ीरा की हैं, यानी कुल मिला के पूरे अरब के जो अखबार हैं उनमें ये छपा है। छपा ये है कि ओमान जो इनके बीच में मध्यस्थता करा रहा था, उसके विदेश मंत्री का बयान है और उसमें यह कह रहा है कि ईरान मान गया है कि वो अपने सारे के सारे परमाणु हथियारों को तो छोड़ दीजिए, वो परमाणु प्रसंस्करण का काम ही बंद कर देगा, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी वो यूरेनियम का संवर्धन बंद करने के लिए तैयार हो गया था। यानी जब ये स्ट्राइक किया है उससे एक दिन पहले ईरान ने इनके आगे मोटा मोटा देखा जाए तो हथियार डाल दिए थे कि भैया ठीक है, युद्ध छोड़ो, तुम आके मेरा बंद कर देता हूं प्रोग्राम। जब दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है, बातचीत में सामने वाला आपकी शर्तें मान जाता है, रिकॉर्ड पे ही तो सब जगह छपा है, आज कितना भी ट्रंप और अमेरिका छिपाएं, जब सब जगह चीजें खत्म हो जाती हैं तब आप अचानक स्ट्राइक क्यों करते हो? यानी बातचीत एक बहाना थी, स्ट्राइक आपको करना ही था, और बातचीत जब नतीजे पे पहुंच गई तो उसको तोड़ने के लिए आपने स्ट्राइक किया। क्योंकि ये मोटा मोटा जो चीजें दिखाई देती हैं, इससे यही दिखाई देता है। आप कहते हो कि मुझे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत है। भाई दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जो दिक्कत आपको होनी चाहिए कि वो पारदर्शिता नहीं है, आप जो कह रहे हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप, आज भी तारीफ की है उसने, रोज तारीफ कर रहा है, शहबाज शरीफ की भी और वहां के मुनीर की भी, पाकिस्तान के। उस पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम ईरान से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, अपारदर्शी है। जब ईरान आपसे तय कर चुका है कि वो यूरेनियम का, देखिए मैं आपको बताऊं कि यूरेनियम को लेकर भी समझना चाहिए, जो हथियारों के लिए यूरेनियम चाहिए होता है वो करीब करीब 95% से ज़्यादा उसका शोधन हो जाना चाहिए, उसका निचोड़ निकल जाना चाहिए। ऐसे समझिए जैसे नींबू होता है ना, और नींबू से बनता है साइट्रिक एसिड, तो नींबू का जब आप साइट्रिक एसिड बना देते हो तब वो हथियारों के काम आता है। और जो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, बिजली बनाने के लिए आपको नींबू का रस निकालने काफ़ी है। यानी 35-40% शुद्ध अगर आप कर लेते हैं, प्रसंस्करण कर लेते हैं यूरेनियम का, तो आप बिजली बनाने का काम कर सकते हैं, वो उतना खतरनाक नहीं होता है। तो जो शांतिपूर्ण उपयोग की बात पे भी अमेरिका मना कर रहा है, ये भी अपने आप में एक शक जाहिर करता है। और ईरान जो है वो कह रहा है कि हम अपने पास में ये नहीं रखेंगे, इस पे एग्रीमेंट हो गया। अब बात यह है कि जब जीरो स्टॉक पाइलिंग और इनरिच यूरेनियम जमा न करने की बात हो रही है, तो फिर ये क्यों किया गया? केस समझें। पाकिस्तान को अमेरिका अपने विमान भी देता है, F-16 को बढ़ाने के लिए भी उसने दे दिया, पाकिस्तान को पैसे भी दे रहा है, IMF से पैसे भी दिला रहा है, पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ सोने की खदान है वो निकालूंगा, तेल है वो निकालूंगा, यूरेनियम निकालूंगा। यानी हर तरह से पाकिस्तान को ट्रंप पैसे पे पैसा दिया जा रहा है। और पाकिस्तान और ईरान में अंतर समझिए, पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है और वो परमाणु बम सबसे खतरनाक हाथों में दुनिया का कहीं परमाणु बम है तो पाकिस्तान का है। आप कहेंगे आप मोदी जी जैसी बातें कर रहे हैं, नहीं, इसके पीछे कारण है। एक परमाणु अप्रसार संधि है, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें जब आप दस्तखत कर देते हैं तो पूरी दुनिया, आपके जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, वो आप पे निगरानी रख सकते हैं कि आपने कितना बम बनाया, कितना आपने क्या किया, ताकि आप पे नज़र रखी जा सके। और एक ट्रांसपेरेंसी का ये परिचायक है कि भाई एक जिम्मेदार परमाणु देश है ये, कि ये अपनी सारी जानकारियां दुनिया को देता है। तो NPT पे पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए और ईरान जिसने बम नहीं बनाया
उसने एनपीटी पे दस्तखत किए हैं और एनपीटी के लोग, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लोग ईरान के अंदर जाके उसके परमाणु ठिकानों का बाकायदा निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं और पता करते रहते हैं कि वो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसने तब जाके रोका तब जब ये लोग जाते थे और अमेरिका के लिए जासूसी का काम करते थे, इजराइल के लिए जासूसी का काम करते थे। वो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते थे जिसका परमाणु शुद्धिकरण से कोई लेना देना नहीं है। तब ईरान ने इस पर पाबंदी लगाई। बहरहाल, यानी पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम नहीं। और वो कह रहा है कि बहुत डायनामिक लोग हैं, आज ही तारीफ की है पाकिस्तान की। और इससे अंदाजा लगाइए कि ये पूरा का पूरा परमाणु कार्यक्रम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होने के बजाय कुछ लोगों के हाथ में है। और ये ऐसा देश है, इतना गैर जिम्मेदार देश है कि इसी देश के अब्दुल कादिर खान ने ईरान को परमाणु बम की टेक्नोलॉजी दी, ऐसा अमेरिका मानता है और दुनिया मानती है। कितना सच है पता नहीं। यानी जहां पर बम बन रहे हैं, पटाखे बन रहे हैं, फैक्ट्री है जो खतरनाक है, जिसका आतंकवाद का रिकॉर्ड है, वो देश जो एग्रेसर है, अभी अफगानिस्तान में घुस के उसने हमले किए और अफगानिस्तान हमारे आतंकवाद फैला रहा है, इस लॉजिक पे हमले किए हैं। और भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है या ऑपरेशन सिंदूर करता है तो आप कहते हो कि आप जो है हम संप्रभु देश हैं, आप हमारी संप्रभुता पे हमला कर रहे हो। तो अफगानिस्तान की कोई संप्रभुता नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रंप, इसका कोई लॉजिक, इस आदमी का कोई लॉजिक ही नहीं है। उस अफगानिस्तान पे पाकिस्तान हमले कर रहा है तो उसको वो सपोर्ट कर रहा है, गाजा में लोगों को वो मार दे रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो तस्वीर है, हम आएंगे हमारे मोदी जी की भूमिका पे भी, तो ये पूरी की पूरी तस्वीर है, ये बताती है कि किसी भी तरीके से ईरान से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान से 100 गुना अधिक सुरक्षित है और पाकिस्तान पसंद है। और ईरान को कह रहा है ये खतरनाक है, इसके परमाणु हथियार खत्म करने हैं। वो कह रहा है हम बनाएंगे नहीं, हमारे एजेंडा में ही नहीं है, हमने कभी नहीं तय किया कि हम बनाएंगे ना। बताओ आप बनाते हो, ये हो रहा है। और अब जब वो तैयार हो गया कि भैया हम दे देंगे आपको, तो उसके ऊपर हमला कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये जो असली मकसद इसका क्या रहा होगा। जबकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज घोषित की गई हैं, आइए पूरा जो मैं आपको बता चुका हूं नियंत्रण में है, वहां पर सैन्य हमला हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमको बताती है, सारी चीजों को देख लो। नेतन्याहू कह रहा है कि बस वो कुछ ही दिन दूर रह गया है, और ये बात वो 20 साल से कह रहा है। तो 20 साल में वो कुछ ही दिन दूर रह गया है, तो आज हमला करने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अमेरिका से और नेतन्याहू से मांगना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में छपा है, मैंने आपके सामने वो अखबारों की कटिंग लगा दी है जो ये बता रही हैं कि तैयार हो गया था ईरान, और एक दिन पहले की खबरें हैं। तीसरी चीज, उससे ज्यादा बुरे और खतरनाक देश हैं दुनिया में, उनकी तरफ आप ध्यान ना देके इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और वो सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि अफगानिस्तान पे वो उसने हमला किया, अफगानिस्तान में उसने अपने हवाई जहाज, लड़ाकू विमानों से बमबारी की, सब कुछ किया, और भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत उसके यहाँ पे आतंकवाद फैलाता है। उसने बलूचिस्तान का, इसका बहुत सारे आरोप लगाए इन्हीं दिनों में, और उन्हीं दिनों में ट्रंप उसको तारीफ कर रहा है। तो एक सिचुएशन समझिए कि अगर सचमुच में ये हमला परमाणु कार्यक्रम के कारण किया गया है तो इसका कोई आधा नहीं बनता है। हम ये गैस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणु हमला, ये जो हमला किया है, इसके पीछे असल नीयत क्या रही होगी, नेतन्याहू क्यों वहां पर कूद पड़े हैं, और इनकी कैसे हालत खराब करने की क्षमता रखता है ईरान, इसको भी समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीन आप समझे। तो इस बीच में हम समझते हैं मोदी जी का। मोदी जी ने यात्रा की इजराइल की, इस स्ट्राइक से 2 दिन पहले। वहां पर जाके वहां का सर्वोच्च सम्मान लेके आ गए, ऐसा सम्मान जो किसी को नहीं मिला था, जो मोदी जी के लिए एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया था। यानी मोदी जी का निजी सम्मान होना क्या वहां यात्रा का मकसद है? आप कहेंगे ना जी बहुत सारे मकसद थे, तो उस पर हम आते हैं। हम मोटा मोटा चीजों पे जो कही गई हैं उनकी एक फैक्ट चेक करते हैं कि वो कितनी सही हो सकती हैं, कितनी बकवास हो सकती हैं। कहा गया है कि रक्षा सहयोग बनाने के लिए मोदी जी गए हैं, लेकिन भारत
इससे ज़्यादा क्या रक्षा सहयोग बढ़ाएगा? सबसे बड़ा इंपोर्टर है अभी इजराइल का। बराक मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है, हेरॉन ड्रोन खरीद चुका है, फाल्कन अवाक्स खरीद चुका है और स्पाइक एंटी मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है। यानी टॉप 3 रक्षा सप्लायर जो हैं वो इजराइल पहले से ही है, पिद्दी सा देश है, सबसे ज़्यादा हथियार हम उससे खरीदते हैं। यानी ये कोई ना कोई बात है, लेकिन ये कारण नहीं है। कहा जा रहा है कृषि और तकनीकी सहयोग। अब मोदी जी कहते हैं कि भारत में हम विदेशी चीज नहीं लाना चाहते, ये नहीं लाना चाहते, और वहां कह रहे हैं कि हम कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और स्टार्टअप सहयोग के लिए आए हैं। भाई मेरे, 2008 से इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कृषि सहयोग है तब से ही चालू है। हम वहाँ का वो तरल खाद्य पदार्थ, सॉइललेस और तमाम सारी हाइड्रोपोनिक सिस्टम, इस पे खेती कर रहे हैं। यानी ये कार्यक्रम नहीं है, ये कारण नहीं है, और ये इतना बड़ा कारण भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के लेवल की यात्रा वहाँ पे हो। माइक्रो इरिगेशन समझौते के लिए प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कृषि सहयोग की बात भी सही नहीं है। यानी जो मोदी जी की यात्रा है उसका मकसद कुछ और है। ये कहा जा रहा है कि रणनीतिक साझेदारी। भैया, इससे ज़्यादा क्या रणनीतिक साझेदारी होगी? आप उनका पेगासस तक ले रहे हो, नियमित सैन्य संपर्क है, खुफिया सहयोग है, कोई नई सुरक्षा संधि नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो मोदी जी क्या वहाँ पे लॉलीपॉप खरीदने जाएंगे? यानी ये भी एक गोलमोल बात है। इसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात हो रही है। तो भैया, आतंकवाद के खिलाफ 1999 में इसी इजराइल ने कारगिल युद्ध में हमको मदद की थी, सबको पता है। तो सहयोग नहीं होता तो मदद क्यों करता? तो क्या वो सहयोग जो पहले से चल रहा है उसके लिए मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जाएगा क्या? किसी देश का प्रधानमंत्री यात्रा के लिए जाएगा? और ये अगर होता भी है तो चुपचाप होता है, इसका ऐलान थोड़ी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ सवाल उठते हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की बात की जा रही है, वो तो भैया हम पहले ही बहुत संतुलित संबंध रखते हैं, यूएन मीटिंग में उतार चढ़ाव करते हैं। इसके अलावा एक कारण और बताया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर इतना बकवास और फ्रॉड कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से कुछ भी आसान नहीं होने वाला है कोई भी तरीके से। ये बहुत महंगा रास्ता है, बस जियोपॉलिटिकल चीज़ों से बनाने की बात हो रही है, और इसमें भी भारत, यूएई, सऊदी और ईयू है बीच में। इजराइल का तो कोई रोल ही नहीं है, फिर इजराइल जाके क्या फ़ायदा? इस तरह की चीज़ें जो बताई जा रही हैं, हमको इनोवेशन, तकनीक, इसके लिए कोई प्रधानमंत्री यात्रा करनी पड़ती है। इजराइल, और बल्कि हमारा जो प्रधानमंत्री, अगर इन मामले में सहयोग करना भी है तो अमेरिका, यूरोप, जापान से हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे देश हैं जिनके साथ में आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी ठोस कारण पता नहीं चलता जिसके कारण मोदी जी वहाँ गए थे। यहाँ पे जो एक सवाल आता है, जो एप्स्टीन फाइल के पुरानी चीज़ों से आता है, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि एप्स्टीन ने ये कहा था कि वहाँ जाओ, इजराइल में सेटिंग करो तो ट्रंप खुश होता है। तो मोदी जी इसलिए गए ताकि ट्रंप की जो टेढ़ी भ्रकुटियाँ हैं उनको सीधा किया जा सके। लेकिन 2 दिन के अंदर ही अगर ईरान पे हमला हो जाता है, ईरान हमारा इतना पुराना पार्टनर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसके इतने सांस्कृतिक संबंध हैं, जो चीज़ें आप खाते पीते हैं, पहनते हैं, आपके जीवन में जितना कुछ है उसमें बहुत बड़ा योगदान ईरान का है। बहुत कुछ ईरान से हमारे पास आया। ईरान हमारे लिए दूर का देश नहीं है, सीमा का पड़ोसी है। आज भारत पाकिस्तान अलग हो गए, जब अलग नहीं हुए थे तो हम तो एक ही देश थे, और हमारा नेक्स्ट डोर नेबर कौन था? ईरान था। आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उसका बॉर्डर मिला हुआ है। दुनिया भर के वहाँ से आर्य आए, वहाँ से व्यापारी आते थे, पूरे हिंदुस्तान में पूरा का पूरा जो कहा जाता है कि इस्लाम आया, इसी रास्ते से आया। तो हमारा संबंध सदियों पुराना। ईरान हमारे साथ खड़ा रहा, उसके साथ हम गैस पाइपलाइन डालने वाले थे, उसके साथ हम बंदरगाह बनाने वाले थे। उस ईरान के खिलाफ क्या करके आए? जब दोस्त किसी दोस्त के खिलाफ दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो शब्द मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कैप्शन में लिखिएगा। बहरहाल इससे साफ पता चलता है कि ना तो रक्षा सहयोग, ना कृषि सहयोग, ना आतंकवाद सहयोग,
ना तकनीकी सहयोग, ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ना IMEC, ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इनमें से कोई भी कारण जो हमको बताया जा रहा है वो कारण नहीं है। तो कारण क्या है? क्या मोदी जी ईरान के खिलाफ कुछ समझौता करने गए थे? क्या कुछ इंफॉर्मेशन ईरान को देके आए हैं? क्या वहां से इनको कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता। ईरान के लिए ही बात हुई है या ईरान के लिए बात करके इजराइल को खुश किया गया है ताकि ट्रंप की नाराजगी दूर हो, क्योंकि ट्रंप लगातार शिकंजा कसे जा रहा है, दुश्मनी से निकाल रहा है जी। अब आते ईरान के साथ पंगा अमेरिका ने लिया है तो क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, ईरान के पास अनोखी अनोखी मिसाइल है और उनके रक्षा मंत्री का बयान भी आ गया है कि ये मिसाइल तो हमने ऐसे गोदाम से निकाल के चला दी हैं, असली मिसाइल तो अमेरिका देखेगा, उसने कभी देखी नहीं होंगे ऐसी मिसाइल। सुनिए बयान। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم کرد. अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मिसाइल के मामले में हो सकता है कि ईरान काफ़ी हद तक कुछ ना कर पाए, लेकिन पहले दिन उसने जो ट्रेलर दिया, छांट छांट के पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पे मिसाइल पटक दी उसने। लेकिन कहाँ क्या माल रखा हुआ है, ईरान को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? माना जाता है कि जैसे पाकिस्तान को चीन सहयोग कर रहा था, ऐसे ही बैकएंड से चीन ईरान को अमेरिका के पूरे डिप्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसके ज़रिए ईरान लंबा इस लड़ाई को खींचने वाला है। और याद रखिए, अगर कुछ लाशें अमेरिका पहुंच गई फौजियों की, वैसे ये छिपा जाती हैं एजेंसियां। आपने देखा होगा कैसी कट्टर सेंसरशिप थी इजराइल में पिछली बार जब ईरान ने स्ट्राइक किया। कहाँ मिसाइल गिरी है नहीं बताना है, मीडिया पे सेंसरशिप थी। नुकसान नहीं बताना है, कोई तस्वीरें नहीं बतानी है, जो सरकार कह दे बस वही, बाकी गोलमोल बातें करते रहो। ये तो था ना, ये तो उनकी रिटन पॉलिसी है। तो आपको क्या लगता है अमेरिका के सैनिकों की मौत होगी वो बता देंगे? लेकिन अगर बॉडी पहुंच गई, खबर आ गई, तो डोनाल्ड ट्रंप को भागना पड़ेगा, भागना। तो अमेरिका के हथियार ये मिसाइल नहीं है। अमेरिका के खिलाफ ईरान के हथियार अगर मिसाइल नहीं है तो क्या है? आप ऐसे समझिए, दुनिया में सारा व्यापार जो होता है वो 2-3 रास्तों से होता है। पहला रास्ता है सुएज नहर वाला, जिसके ज़रिए यूरोप और एशिया जुड़ते हैं, और उसी के ज़रिए बहुत सारा माल और रूस का तेल सुएज नहर के ज़रिए आता है, जो मिस्र की है, इजराइल के पास से निकलती है। जब वो सुएज नहर आगे बढ़ती है और लाल सागर में पहुंचती है, तो वहाँ पर हूती का राज चलता है, और अमेरिका हूती का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 2-4 मिसाइल पटकी हैं और वो वहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को टारपीडो कर रहा है। उस जगह से, उसी लाल सागर से पूरी दुनिया के इंटरनेट के केबल निकलते हैं, जिनको काटा जा सकता है, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि, और हूती ईरान का दाहिना हाथ है, या कहें कि ईरान ऑक्टोपस, उसके कई हाथ हैं। तो वो जो सुएज नहर वाला रास्ता है, जब लाल सागर से वहाँ से आवाजाही होगी, दुनिया का व्यापार रुक जाएगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे छोटे बड़े देश अपना तेल समुंदर में अगर लाते हैं तो हरमुज जल डमरू मध्य से लाते हैं, जल मार्ग से। जल डमरू मध्य होता है दो बड़े बड़े सागर एक पतले से समुंदर के बीच में पानी के रास्ते से जहाँ जुड़ते हैं, वो छोटी सी जगह होती है जिसको स्ट्रेट भी कहते हैं, हरमुज स्ट्रेट। और हरमुज स्ट्रेट से ही तेल, करीब 20% तेल मिडिल ईस्ट का दुनिया को मिलता है, और वो ईरान के बॉर्डर पे है। ईरान ने अगर वहाँ कुछ भी कर दिया, सबमरीन लगा दी, माइन लगा दी, तेल की सप्लाई दुनिया की बंद हो जाएगी। ये ताकतें हैं जो ईरान की हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। जहाँ पे इजराइल है, पतला सा है कितना बड़ा केले जैसा, और इजराइल जहाँ ख़त्म होता है इसके ऊपर है लेबनान, और लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी इजराइल के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर बड़ी संख्या में
हजारों लाखों मिसाइलों के साथ, कहा जाता है 1 लाख के आसपास हैं मिसाइल, रॉकेट और दूसरे विस्फोटक, उनके साथ एक समूह तैनात है जिसको कहा जाता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह मतलब अल्लाह की सेना, अल्लाह के बंदे, जो भी कह ले, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसे कुछ मिलता जुलता है। वहां से अगर उसने हमला कर दिया, इधर हमास ने हमला शुरू कर दिया, तो इजराइल को 3 तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो आसान नहीं होगा। यानी ईरान की ताकत को कम करके मत आंकिए। और जिन देशों के ऊपर ईरान ने पहले दिन में ही मिसाइल दाग दिए हैं, 2-3 दिन इन पे और ज्यादा हमला कर दिया, अगर हफ्ते 10 दिन और कर दिया ईरान ने, तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये सऊदी अरब जितने भी हैं, यूएई हैं, इनमें त्राहिमाम मच जाएगा। अभी से मचना शुरू हो गया है। एक बार बाहर से काम करने वाले कर्मचारी इन देशों को छोड़कर चले गए, तेल बंद कर ही देगा हरमुज से, तेल बंद कर देगा वहां से, तो पूरी दुनिया लड़खड़ा जाएगी, चीज़ों के दाम आसमान में चले जाएंगे और मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं इस रमज़ान के महीने में बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। तो ईरान की ये ताकत है। तो फिर एक प्रश्न जो आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि भाई सारी कहानी बता रहे हैं, ये भी तो बताइए कि अमेरिका ये कर क्यों रहा है। तो कारण आप जानते हैं, जो मेरा चैनल नियमित देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के अंदर के हालात क्या हैं। टैरिफ लगा के दूसरे तरीकों से इसने अमेरिका की हालत कर दी है खराब, अमेरिका को डुबोने का काम शुरू कर दिया है। इसीलिए जो आदमी विश्व शांति का मसीहा होने की बात करता था, नोबेल प्राइज मानता था, आज उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाहर का खतरा दिखाओ, दुनिया का खतरा दिखाओ, ईरान का खतरा दिखाओ और उस खतरे से डरा के अपने लोगों का ध्यान बटाओ, क्योंकि संकट में लोग एकजुट हो जाते हैं। और अमेरिका के लोग इस वक्त अभूतपूर्व संकट में हैं, और वो संकट खराब गवर्नेंस के कारण है, खराब सरकार के कारण है। बहुत डिटेल में जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल रही है, लोग नाराज हैं, और इसलिए उसको ये लगा कि एक नया तार छेड़ देते हैं। बहरहाल ये तार छेड़ना भी अमेरिका को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के सारे दांव उल्टे पड़े हैं, एक भी सीधा का दांव नहीं पड़ा है। और ये गोरबाचेव ऐसी हरकतें मुझे लगता है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी। आप चाहते हैं दूसरे लोगों को भी मिलें तो साझा करें, आप चाहते हैं चैनल आगे बढ़े तो साझा करें। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इन दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।